हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राणा द स्टडी स्पॉट। मैं हूं टीना और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखिए, मार्केट में कई टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम अवेलेबल हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और इन्वेस्टर्स की जो भी नीड होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी प्रेफरेंस होती है, उसके हिसाब से लोग वाली म्यूचुअल फंड को लेते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हमेशा एडवाइजेबल यही होता है कि कई ऐसी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जो ज़्यादा बेटर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो एडवाइजेबल यही होता है कि उनमें इन्वेस्ट किया जाए। अब यही हम बात करते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की। तो अब हम पढ़ेंगे कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता क्या है। जब हम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो जो उनकी फंड्स हैं उसको कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाले जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को इशू करना चाहते हो। और ये भी एक बात है कि जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। और क्योंकि अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की कि इनका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, इनकी कोई मैच्योरिटी वाला कोई पीरियड नहीं होता है, तो इसीलिए इसको ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स कहते ही हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, इसको आप ये नहीं है कि आप ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, नहीं, आप इनको ओपन मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये ऑन डिमांड ट्रेड किए जाते हैं उन्हीं के नेट एसेट वैल्यू पे, जिसको हम NAV भी कहते हैं। आप इसके जो भी उस फंड का जो भी नेट एसेट वैल्यू होगा आप उसी पे उसको ट्रेड करोगे ऑन डिमांड। ठीक है, जो कि ऑफकोर्स जो कि डिपेंड होता है जो भी फंड का अंडरलाइंग वो होगा, सिक्योरिटी होगी अंडरलाइंग सिक्योरिटी फंड की, उसका जो वैल्यू होगा उसी पे डिपेंड करता है। और जब पूरा ट्रेडिंग डे खत्म होता है तो उसको कैलकुलेट किया जाता है। जो NAV होता है वो ट्रेडिंग डे के एंड पे कैलकुलेट किया जाता है जो भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है। ठीक, अब कई एडवांटेजेस होते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के। पहला एडवांटेज हो गया कि जो बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पड़े हुए हैं मार्केट में, उनकी तुलना में अगर आपका ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड देखा जाए तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपको रिडेम्पशन को लेकर के। जब कोई जो भी प्रिवेलिंग NAV चल रहा है उस पर जो रिडेम्पशन मिलता है वो आपको यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी चीज़ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की होती है वो ये है कि यहाँ पे आपको हाई लिक्विडिटी ऑफर की जाती है, जिसमें आप कभी भी जो भी आपकी यूनिट है वो आप कभी भी रिडीम कर सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तीसरी चीज़ ये है कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो आप उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को पहले से चेक कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, जो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा उस म्यूचुअल फंड का आप उसको पहले से स्टडी कर सकते हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले। ठीक है, और एक और बात जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की होती है वो ये होती है कि यहाँ पे आपको SIP का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। SIP बोले तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्शन भी आपको ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में प्रोवाइड होता है। अब हम बात करेंगे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की। अभी जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है यहाँ पे आप सिर्फ जो भी बाय और सेल कर सकते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट का फंड्स होते हैं आप उसको एक ऑफर पीरियड के अंदर ही कर सकते हो। इसमें आप एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है उसी के बीच में आप कर सकते हो, अपने हिसाब से कभी भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फंड यूनिट्स होते हैं जो आप सेल कर सकते हो, जो भी एक फिक्स्ड NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू होता है, उसी पे आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपके जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड्स होते हैं वो एक लॉक इन पीरियड के लिए बंद हो जाते हैं। ठीक है, आपने जब पैसा डाला तो लॉक हो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ठीक, अब यहाँ पे आपको लिक्विडिटी भी अगर आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो तो वो कम मिलती है, लिक्विडिटी कम है यहाँ पे। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं वो तो अपने साइड से ये कोशिश पूरी करती हैं कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में भी लोगों को बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में ये भी चेंज नहीं होती हैं। लोग ये कहें कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रेडिंग चल रही है उसके हिसाब से नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स चेंज हो जाएंगी, तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। और जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एक टाइम के बाद जब उनका लॉक इन पीरियड ओवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो ओपन भी हो जाते हैं। ठीक है,
अब इसके हम एडवांटेजेस देखेंगे कि अब क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में जाना है तो उसके एडवांटेजेस देख लें। पहला एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपको एक स्टेबल एसेट बेस प्रोवाइड किया जाता है। क्यों ये होता है, क्योंकि आप यहाँ पे जब आपने अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया एक टाइम पीरियड के लिए, तो वहाँ पे वो आपके जो फंड्स है वो लॉक हो गए एक टाइम पीरियड के लिए, तो आप उसको रिडीम नहीं कर सकते हो। पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा ये है कि आपको बेटर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मिल रहा है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक हो गया टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पे आपका जो फंड है वो स्टेबल और फिक्स हो गया है। तीसरी बात ये होती है कि ये जो फंड्स होते हैं आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड कर सकते हो, जिससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने फंड को वो सेल भी कर सकता है, वो बाय भी कर सकता है रियल टाइम जो प्राइसेस होते हैं उन पे। नेक्स्ट ये होता है कि यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो भी हायर मिलता है एज कम्पेयर टू ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न भी हायर मिलता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। और एक अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है अगर किसी इन्वेस्टर को, तो भी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड को ज़्यादा एक गुड ऑप्शन माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि कई और भी टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनीज प्रोवाइड करती हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अब ये जो कई टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स बनाए गए हैं ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ ही बनाए जाते हैं कि जिस टाइप का इन्वेस्टर है, मतलब जैसे कि कोई इन्वेस्टर ऐसा है कि उसको साइज ऑफ द कंपनी देख करके करना है कि वो बड़ी कंपनी में करना चाहता है, वो छोटी कंपनी में करना चाहता है, इस बेसिस पे उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी, उसके बेसिस पे अगर वो करना चाहता है, तो इन सब बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाई जाती हैं, कंपनीज बनाती हैं कि इन्वेस्टमेंट का कितना रिस्क ले सकता है, उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, कितने पीरियड के लिए करना चाहता है, किस टाइप की कंपनी के लिए करना चाहता है, और डिविडेंड कितना मिल रहा है, ये सब देख करके, रिटर्न कितना मिलता है, ये सब देख करके लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी हिसाब से कई सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इक्विटी इनकम फंड्स की बात करें, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स, वही वाले इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को लगाएंगे जिनको पता है कि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है लेकिन डिविडेंड भी हायर मिलता है। ठीक, जब हम ग्रोथ फंड्स की बात करते हैं तो वही वाले इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जिनको एवरेज रिटर्न से ज़्यादा अर्न करना होगा, जहाँ पे जिनको वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में करना है वो लोग करेंगे। एक हमारा होता है अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी कंपनी के साइज को देख करके, तो या तो वो लार्ज कैप फंड्स में करेगा, या तो वो मीडियम कैप फंड्स में करेगा, या तो वो स्मॉल कैप फंड्स में करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं जिनके बारे में हम अब नाम जानेंगे उनके। ठीक है, पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से फंड्स आते हैं, इसमें आता है मल्टी कैप फंड्स, इसमें आता है लार्ज कैप फंड्स, इसमें आपका लार्ज एंड मीडियम कैप फंड्स आता है, इसमें आपका मीडियम कैप फंड्स आता है, इसमें आपका स्मॉल कैप फंड्स आता है। इसके अलावा इसमें आपका वैल्यू फंड्स भी आता है, इसमें आपका कॉन्ट्रा फंड्स जो होते हैं वो आते हैं, इसमें आपका डिविडेंड यील्डिंग फंड्स भी आते हैं, इसमें आपका वो भी आता है ELSS जो फंड्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं। ELSS क्या होता है, इक्विटी लिंक, जो आपका सेविंग स्कीम वाले जो फंड्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं। और इसके अलावा आपका जो फोकस्ड फंड्स होते हैं वो भी आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। एक आपका होता है डेट म्यूचुअल फंड्स। आपका डेट म्यूचुअल फंड्स में कौन आएगा, आपका जैसे मनी मार्केट फंड हो गया, आपका ओवरनाइट फंड्स जो होते हैं वो होता है, आपका लिक्विड फंड्स जो होते हैं वो यहाँ आता है। इसके अलावा भी जैसे ड्यूरेशन को देख के यहाँ पे भी प्रोवाइड होता है डेट में भी, आपका इसमें लो ड्यूरेशन फंड्स हो गए, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हो गए, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स हो गए, आपका अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हो गए। इसके अलावा इसमें आपका क्रेडिट रिस्क फंड्स जो होते हैं वो भी डेट वाले में आते हैं। आपका कौन कौन से आएंगे, इसमें आपका बैंकिंग एंड PSU फंड्स हो गए, इसमें आपका गिल्ड फंड्स भी आता है, इसी में आता है। ठीक है, ऐसे होते हैं। इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया, ये भी आता है। इसके अलावा एक हमारा हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं। अब हाइब्रिड स्कीम्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, इसमें आपका बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स होते हैं, इसमें आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, इसमें आपका डायनेमिक एसेट एलोकेशन कह लीजिए, या फिर इसको आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स कह लीजिए, वो आता है। इसमें आपका आर्बिट्रेज फंड्स आता है, इसमें आपका इक्विटी सेविंग फंड्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, उनके भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जैसे कि आपका रिटायरमेंट फंड्स हो गए, जैसे आपका चिल्ड्रंस फंड्स हो गए, जैसे आपका इंडेक्स फंड्स हो गए, और एक और कोई होता है हाँ, इसमें आपका फंड ऑफ फंड्स स्कीम भी आता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम में प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब
अब देखिए, ये हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ फंड्स की। अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो बेहतर यही होगा कि आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पहले से थोड़ा जान लो, पहले से थोड़ा पढ़ लो। कहीं भी आप अगर अपना पैसा लगाने जा रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपका बजट आपको कितना अलाउ कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपका कोई तो इमरजेंसी फंड में आपने कितना रखा है। तो इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी हो गया आज के ज़माने में। तो हमेशा एक अपना पहले से एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके किसी भी इन्वेस्टर को रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। तो कई सारे स्कीम्स में कई सारे लोग अपने प्रेफरेंस, अपनी नीड के हिसाब से पैसा लगाते हैं। उनका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल क्या है, उसके हिसाब से। अब अगर जैसे एग्जाम्पल में मैं बस बता रही हूँ कि जैसे कोई इंसान है जिसकी स्मॉल सेविंग्स हैं, तो वो SIP चुन सकता है। अब SIP में क्या है कि आपको एक टाइम ड्यूरेशन के लिए रेगुलर मंथली पेमेंट्स करने होते हैं, तो वो आप कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी स्कीम होती है जो प्रोवाइड की जाती है इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड में। अब इन सब के अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात करो कि हमको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो ये बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हैं। जैसे कि इंटरनेट सबसे बड़ा है, आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है, तो आप वहाँ से देख लीजिए, वो एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो जाएगा। दूसरा, आपका जो स्कीम डॉक्यूमेंट या फिर आप इसको प्रोस्पेक्टस कह लो, वो होता है। तीसरा, आपको जो एनुअल रिपोर्ट जो म्यूचुअल फंड्स में बनाई जाती है, वो एक ऑप्शन होता है, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए अगर देखा जाए तो। इसके अलावा आपके लिए फाइनेंशियल पब्लिकेशंस जो होती हैं और एक प्रोफेशनल एडवाइजरी सर्विस जारी की जाती है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसके बारे में आप जान लो कि कंपनी कैसी है, मतलब आपका कितना पैसा लगेगा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, मार्केट वैल्यू क्या है उन फंड्स की। जो जहाँ भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसके बारे में पहले आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे उनको भी ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चले। थैंक यू।